नमस्कार दोस्तों, आज है 13 मार्च। आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो देखते हैं। तो पहला है आईपीआर को लेकर, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो भारत में क्या हुआ है, डब्ल्यूआईपीओ जो संस्था है, इसे जानते हैं हम क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, ये दुनिया भर के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं उनकी निगरानी करता है। अभी देखेंगे हम ये क्या होते हैं। अभी हुआ क्या है कि भारत में जो बौद्धिक संपदा है उनके आवेदन हैं जो पेटेंट के, वो पिछले एक दशक में मतलब 2015 से लेकर 25 के दौरान क्या हुआ है, उनके आंकड़ों में संख्या कितनी हो गई है, दुगनी हो गई है। साथ ही जो ट्रेडमार्कों का पंजीकरण हुआ करता था अब वो 2.5 गुना हो गया है, और जो डिजाइन के लिए फाइलिंग हुआ करती थी वो 3 गुना हो गई है। तो इसे समझते हैं होता क्या है आईपीआर। तो ऐसे समझो कि आईपीआर एक कानून है, जो कानून व्यक्ति या कंपनी, कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई कंपनी भी हो सकती है, तो व्यक्ति या कंपनी को उनके नए विचारों के लिए, नए क्या विचार, इनोवेशन के लिए और डिजाइन के लिए, तो क्या क्या है, नए विचार हो सकते हैं, इनोवेशन हो सकता है, डिजाइन या ब्रांड के लिए उनकी कोई ये क्या हो सकती है, ब्रांड हो सकती है, उन्हें सुरक्षा देने के लिए कानून बनाता है। क्योंकि देखो, कोई भी व्यक्ति अगर कोई नई कंपनी बनाता है, कोई नया ट्रेडमार्क बनाता है, कुछ नया इन्वेंट करता है, तो ये उसकी बौद्धिक संपदा ही तो है, तो उन्हें संरक्षण करना जरूरी है। तो इस वजह से इसमें क्या किया जाता है, उनकी कोई कृतियां हैं, मान लो कोई गाना बनाया है, कोई आविष्कार किया है, तो उन्हें सुरक्षा दे दी जाती है कानूनी रूप से। ये क्या है, यही कहलाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इसे 5 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इनके नंबर जो हैं वो 5 तरीके से इन्हें अलग अलग डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। और ये मेंस में भी इम्पोर्टेंट उतना ही है जितना प्री के लिए है, तो मेंस में भी ये आता है क्वेश्चन। तो आईपीआर अभी तक क्या समस्या चल रही थी, पहले ये समझते हैं। भारत में क्या हुआ था, आज़ादी के बाद से ही हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, आर&डी पे खर्च क्या होता था, कम होता था खर्च। अब खर्च कम होगा, इनोवेशन नहीं होगा शिक्षा में, तो क्या होगा, नई नई चीज़ों का विकास नहीं हो रहा। जैसे पेटेंट है, अब पेटेंट कब होगा, जब नए आविष्कार होंगे। अब भारत में आविष्कारों की वैसे ही कमी रहती है, तो ये चीज़ें नई नहीं हो पा रही थी। पर पिछले एक दशक में क्या हुआ है, चूँकि क्या, एक तो तकनीकी विकास बढ़ा है, तकनीक का ज़्यादा ज्ञान हुआ है, साथ ही साथ नए जैसे स्किल इंडिया टाइप के प्रोग्रामों की वजह से पेटेंट वगैरह को ज़्यादा बढ़ोतरी दी गई है, और साथ में लोग अब जागरूक भी हो गए हैं पहले से। तो सबसे पहला क्या है, पेटेंट। तो पेटेंट का मतलब होता है सीधा नए आविष्कार करने से। अगर कोई व्यक्ति कोई नया आविष्कार करता है तो उसे 20 साल के लिए मान्यता दी जाएगी। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कल को एक नई बीमारी आती है, या कैंसर को ही ले लेते हैं, तो एक बीमारी कैंसर है, कैंसर की दवा अभी जो चल रही है वो सब दवा कारगर तो नहीं है, तो कल को एक कोई व्यक्ति या कोई संस्था हो सकता है एक नई दवा बनाता है XYZ। अब ये दवा बनाई जाती है, अब ये दवा उस व्यक्ति ने बनाई, तो अब 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो ये दवा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो जाए, और इसका जेनरिक वर्जन या मुफ्त में, ये मतलब सरकार ये कह दे कि ये तो जब दवा बन गई सबको मुफ्त में बांट दिया जाए, या फिर सरकार जो कुछ रुपए लगेगा, मतलब दवा बनाने में उतना चार्ज थोड़ी ना लगेगा, तो सरकार ऐसे बांट सकती है। पर क्या ये सही रास्ता होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर उस दवा के लिए किसी व्यक्ति या संस्था ने करोड़ों तो रुपए लगाए होंगे, करोड़ों रुपए के साथ साथ सालों वर्ष भर काम किया होगा, जाने कितने साल लगे होंगे, तो उसकी बौद्धिक संपदा ही तो है ये, तो उसे उसका फ़ायदा भी तो मिलना चाहिए। तो कानून क्या है अभी कि 20 वर्ष तक के लिए उसको मान्यता दे दी जाती है। ऐसे कोई दवा आती है तो 20 वर्ष तक अब वही कंपनी उसे बेचेगी, कोई और कंपनी नहीं बेच सकती है, ताकि 20 वर्ष में माना जाता है कि वो अपना लॉस, मतलब जितना उन्हें फंड लगाया है वो, और अपना फ़ायदा रिकवर करेंगे, उसके बाद वो मार्केट के लिए उपलब्ध होती है। हालांकि ये नहीं बताया जाता है तब भी कि वो कैसे बनी है 20 साल के बाद भी, पर उसका जेनरिक वर्जन बना सकती हैं, अलग अलग कंपनी उस पर रिसर्च कर सकती हैं, उनका जैसे सॉल्ट वगैरह पता करके नई दवा बना सकते हैं। तो ये होता है पेटेंट। कॉपीराइट क्या होता है, अब एक यहाँ पे आ गया कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, ये 3 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो हम पहले ट्रेडमार्क को देखते हैं। तो ट्रेडमार्क होता है ब्रांड का नाम हो सकता है, अब जैसे नाइकी है, जियो है, अब कोई नाम क्या रख सकता है, जैसे अभी डिज्नी हॉटस्टार का विवाद चला था, तो ये वाली चीज़ें, तो ब्रांड का नाम या जो लोगो है, नाइकी का लोगो ऐसा है, एडिडास का ये ऐसा टाइप का लोगो है, तो ये लोगो उनकी ब्रांड की पहचान है, तो उन पर उसका क्या है, उनका ट्रेडमार्क है, ये दर्शाते हैं, दर्शाने वाले चिन्ह, तो उनके
ट्रेड के ये मार्क ही तो हैं। तो जैसे ट्रेड के, क्योंकि अब जूता जैसे ही ऐसा दिखेगा तो हमें पूछना नहीं पड़ेगा ये क्या है, ये सीधा पता चलेगा नाइकी का ये, तो ट्रेड है इनका, ट्रेड का मार्क। इसके बाद आता है एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। अब कोई जैसे बिल्डिंगें बनी होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, उनकी एक विशेष प्रकार की कैसी होती है, डिजाइन होती है। तो जैसे उन पे भी उनका क्या होता है, अधिकार होता है। साथ ही जीआई टैग तो हम डेली पढ़ते ही हैं कि भारत में क्या है, उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है। तो जीआई टैग भी तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है। जैसे कि आगरा का पेठा, तो आगरा का पेठा आगरा का ही तो फेमस है, आगरा से ही उसके जोड़ के पहचान है, तो उसका ज्योग्राफी के लिए जिम्मेदार है। अब आगरा का पेठा मथुरा में नहीं बन सकता है और दिल्ली में नहीं बन सकता है, मतलब क्यों, क्योंकि आगरा का पेठा आगरा के नाम से बेचा जाएगा, क्यों, जीआई टैग उसे मिला हुआ है आगरा से। तो किसी विशेष उत्पाद को उसकी गुणवत्ता और पहचान के आधार पर जीआई टैग दिया जाता है। इसके बाद आता है कॉपीराइट। अब हम जब भी यूट्यूब चलाते हैं तो देखते हैं कई बार कि कॉपीराइट आ गया किसी पे, या कभी हम जब बुक लेते हैं तो बुक में ऐसा शीशा बना होता है और ऐसे ब्रैकेट ऐसे होगा गोल सा, तो वो कॉपीराइट का ही चिन्ह होता है कि उस किताब पे, या कोई मूवी देखते हैं तो कहते हैं कि ये दृश्य सारी या जो वीडियो ऑडियो है सब कॉपीराइट है, या कोई किसी ने सॉन्ग बनाया है, तो ये सारी चीज़ें कॉपीराइट होती, क्योंकि ये उस व्यक्ति की मेहनत है। तो ये वाली चीज़ आ गई। तो आईपीआर हमने समझा। अब आईपीआर के संबंध में, चूंकि आईपीआर एक इंटरनेशनल इशू है डब्ल्यूआईपीओ के वजह से, तो अब एक देश के संबंध में अगर मान लो किसी देश चीज़ को पेटेंट मिल जाता है तो दूसरे देश में भी तो वही पेटेंट लागू होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत में जो दवा बन गई है कैंसर की मान लेते हैं, अब वो अमेरिका में फ्री में बिक सकती नहीं, पूरी दुनिया में वो पेटेंट का नियम लागू होता है। तो कौन सी संधि है, तो एक पेटेंट सहयोग संधि है 1970 की, डब्ल्यूआईपीओ के अंतर्गत है, भारत भी इसका क्या है, सदस्य देश है। तो हमने क्या देखा, पहला पेटेंट संधि है डब्ल्यूआईपीओ के अंतर्गत। दूसरा है मैड्रिड संधि। तो मैड्रिड प्रोटोकॉल है 89 का, ये 70 का था, ये 89 का है, ये भी डब्ल्यूआईपीओ के अंतर्गत है, इसमें भी भारत है। पर जो हेग कन्वेंशन है ये 1925 का है, सबसे पुराना है हेग कन्वेंशन, इसका भारत सदस्य नहीं है, ऐसे याद कर लेंगे, पुराना है, आज़ाद भी नहीं हुआ था भारत, हालांकि नियम की वजह से भारत इसका सदस्य नहीं है। तो मेंस में इंपॉर्टेंट है कि ऐसे टॉपिक मेंस में काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और प्री में कैसे आ सकता है, एक तो यही कि कितने साल के लिए दिया था, 20 साल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है, डब्ल्यूआईपीओ। कानून कब आया, 1970 में। तो ऐसे पॉइंट याद रखने हैं। अब अभी देखते हैं लोकप्रियता क्यों बढ़ी है, जो मेंस के पर्पस से पूछा जा सकता है। तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनसे लोग जागरूक हुए हैं, स्किलफुल हुए हैं, तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से। इसके बाद डिजिटल इनोवेशन हुआ है। अब देखो जियो की वजह से और इंटरनेट जो आसान हुआ है, तो डिजिटल क्रांति आई है कि नहीं आई है। आजकल हर चीज़ अवेलेबल है नेट के ज़रिए से, तो हर एक व्यक्ति को पहचान है। इसके बाद है विदेशी निवेश भी भारत में बढ़े हैं, इससे भारतीय कंपनियों का इंटरनेशनल हुआ है ब्रांड, तो इस वजह से। अभी भी चुनौतियां क्या हैं, एक नॉर्मल प्रोसेस के अनुसार जो डाटा है उसके अनुसार 3 से 5 साल तक लग जाते हैं भारत में एक पेटेंट को हासिल करने के लिए। हालांकि अब सरकार ने उस चीज़ को कम किया है, तो जटिल प्रक्रिया है, समय लेता है। कई छोटे इंडस्ट्री को इन चीज़ों का पता ही नहीं होता है और कई बार इनका उल्लंघन भी होता है भारत जैसे देशों में। मतलब विकसित देशों में तो ये नियम थोड़ा कठोरता से लागू होते हैं, भारत या जो नॉर्मल गरीब देश हैं उन देशों में क्या होता है, पेटेंट के नियम ढंग से लागू नहीं हो पाते हैं। तो नियम क्योंकि इतने कठोर नहीं होते, लोगों को भी जागरूकता नहीं होती है। अब इसके संबंध में आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो ये देखना है। अब और मेंस में कैसे लिख सकते हैं, अगर मान लो इस पर क्वेश्चन आ जाए, एक तो लिख के देखना है कि भारत में पेटेंट के हाल ही में क्या हुआ है, आंकड़े काफ़ी अच्छे रहे हैं, उसके पीछे क्या कारक जिम्मेदार थे, तो ऐसा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला टॉपिक है स्टार लिंक को बारे में। स्टार लिंक, तो स्टार लिंक क्या है, जब हम देखते हैं कि इंटरनेट, तो मान लो इंटरनेट अगर कोई व्यक्ति कोई अपने गाँव में जाए, अब नॉर्मल क्या सिचुएशन होती है, वहाँ इंटरनेट स्लो हो जाएगा। कोई व्यक्ति पहाड़ों के ऊपर जाए, इंटरनेट कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। कोई व्यक्ति समुद्र के बीचों बीच में अगर कहीं है, तो वहाँ क्या इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी नेटवर्क दो तरीके से आता है। एक कैसे आता है, फाइबर केबल जो डली होती है ज़मीन के नीचे, तो फाइबर केबल के जरिए आता है। दूसरा हमारे जो टावर लगे होते हैं, तो शहरों में जो टावर लगे होते हैं उन टावर के जरिए आता है, इन तरीके से आता है। पर एलोन मस्क की कंपनी है एक स्टार लिंक,
तो जो इलॉन मस्क है उसकी एक कंपनी है स्टारलिंक। अब स्टारलिंक ने क्या एक नया जो मतलब उनने अब नई सुविधा निकाली है कि एक मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अर्थ के चारों ओर लियो है, लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है लगभग 200 से, वैसे तो एग्जैक्टली 180 से ही स्टार्ट हो जाता है, पर अमूमन हम मान लेते हैं 200 किलोमीटर से लगभग 2000 किलोमीटर के बीच का एरिया लियो कहलाता है, लो अर्थ ऑर्बिट। इसी के बीच में जो स्टारलिंक के तहत कई सारी हजारों की मात्रा में सैटेलाइट इलॉन मस्क ने लॉन्च कर रखी हैं। अब होगा क्या, अभी हमारे यहाँ इंटरनेट कैसे मिलता है कि टावर लगे होते हैं फाइबर केबल वाला, अब इंटरनेट कैसे मिलेगा, अब स्पेस में ऐसे सैटेलाइट लगी होंगी कई सारी, तो ऐसे समझ सकते हो जो सैटेलाइट है ये सैटेलाइट पूरे दुनिया के चारों ओर लगी होंगी क्या, अभी लगी हैं और पूरे दुनिया में नेट इससे चलने भी लगा। भारत में अभी इसकी अनुमति नहीं थी, सरकार के अभी थोड़े इशू हैं कि मतलब जो प्राइवेसी वगैरह और दूसरा कोई कंपनी भारत में आके स्थायी ना हो जाए, तो ऐसे काफ़ी इशू हैं, इस वजह से अभी से अनुमति नहीं थी। तो क्या समझ में आया, स्टारलिंक एक प्रोजेक्ट है, अर्थ के चारों ओर लो अर्थ ऑर्बिट में उन्होंने हजारों सैटेलाइट लॉन्च कर रखी है। हम सीधे रिचार्ज कराएंगे और हमारे पास एक डब्बा टाइप का होगा, जहाँ भी रख लो, जैसे होता है ना एक पैकेट टाइप का ऐसे छोटा सा होगा जो नेट में होता है, तो वैसा ही एक वो राउटर टाइप का होगा और उसे कहीं भी रख लो, बस चार्ज होगा वो, और चाहे पहाड़ पे हो चाहे समुद्र के बीच में हो, तुरंत उससे कनेक्शन हो जाएगा और हमें कहीं भी नेट मिलेगा। और नेट की स्पीड 200 GB तक होती है, MB नहीं है ये, 200 GB तक चला जाता है ये। तो ये है, तो हमें क्या समझ में आया, सैटेलाइट जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है अभी हम पर आज क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो 2 साल से चर्चा में है। एयरटेल और जियो अब दोनों समझौता कर रही हैं स्टारलिंक के साथ भारत में लाने के लिए। तो अब ये लोग तो सैटेलाइट इतनी भेज नहीं सकते हैं क्योंकि स्टारलिंक इलॉन मस्क का प्रोजेक्ट है, उनके पास तो सुविधाएँ हैं। तो जियो और एयरटेल अब भारत में स्टारलिंक से जुड़ना चाह रहे हैं, तो भारत में इससे क्या होगा, दूर दराज हर एक जगह पर इंटरनेट मिल जाएगा, तेज़ भी मिलेगा। अब जैसे कहीं बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ गई है या चक्रवात आ गया, इससे बाद सोचो नेटवर्क अगर प्रभावित हो जाए, क्यों, क्योंकि मान लो जो केबल बिछी थी टूट गई, केबल जो टावर लगे थे वो भी गिर गए, अब क्या होगा। पर स्टारलिंक पे तो कुछ नहीं होगा, ये तो अंतरिक्ष से चल रहा है ना, तो स्टारलिंक पे तो अंतरिक्ष से चल रहा है, तो ये सारी चीज़ जो है वो चलेगी। दुनिया का पहला और सबसे बड़ा लियो सैटेलाइट समूह है स्टारलिंक का, तो ये है, इसमें अभी सोचो कितने कार्यरत हैं, 7086 से अधिक उपग्रह वर्तमान में कक्षा में कार्यरत हैं स्टारलिंक के, पूरा पृथ्वी उनने घेर रखा ही है। तो ये अब कैसे काम करता है, तो वायरलेस नेटवर्क है, अब तो हम समझ ही गए, पृथ्वी के चारों ओर ये घूम रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, स्वतंत्र होगा, कोई किसी से जुड़ा नहीं होगा, कहीं पे भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। स्टारलिंक के उपग्रह लेजर लिंक के माध्यम से अपने संचार करते हैं और ग्राउंड स्टेशन पर निर्भरता घटती है, ग्राउंड पे तो निर्भर होते नहीं, तो ऐसे कभी शब्द पूछ ले क्या है, ऑप्टिकल इंटर सैटेलाइट लिंक जैसे कहते हैं लेज़र लिंक, तो लेज़र लिंक पर आधारित है, ये एक तो पूछा जा सकता है। इसके बाद है 3 स्पेस लेज़र्स होती हैं इनमें, मतलब 200 GB का भी हमने देखा, ऑप्टिकल डेटा ट्रांसमिशन की क्षमता होती है। उसके बाद इसमें कुछ बैंड होते हैं, अब इतना तो नहीं इम्पोर्टेंट है कि KU बैंड, KA बैंड, E बैंड एंटीना होता है, जो एंटीना होता है वो E बैंड आधारित होता है, मतलब कुछ नाम है जो हम समझ सकते हैं, केवल इतना है। इसके बाद अगर हम देखें इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा भारत में, कि भारत में तो इंटरनेट हर जगह उपलब्ध हो जाएगा ना, महत्व तो इंटरनेट हर जगह आपातकालीन स्थितियों में, और जहाँ ब्रॉडबैंड नहीं है वहाँ पे भी, और सबसे बड़ी बात है सैन्य उपयोग में भी तो हो सकता है। जैसे कि अभी यूक्रेन को इजराइल मतलब यूक्रेन को दे रखा था किसने, इलॉन मस्क ने, यूक्रेन के जो नेट थे वो तो रसिया ने सब तोड़ दिए थे, तो यूक्रेन में जो नेट चल रहा है आज भी वो स्टारलिंक के द्वारा ही चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब भारत में ऐसे सैन्य कोई गतिविधि हो रही है, कुछ हो रही है, उस समय ये और हम यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा युद्ध के समय। चुनौतियाँ क्या हैं, खगोलीय अवरोध, स्टारलिंक उपग्रहों की चमक से खगोलविदों की दूरबीन का अवलोकन बाधित होता है। एक तो जैसे इनने 7000 लॉन्च करके रखी है आसपास, अब यहाँ पे मान लो हमने बैठे और हमने यहाँ पे एक दूरबीन अपनी लगा के सेट करके हम यहाँ से देख रहे हैं, अब दूरबीन देख ही रहे थे इधर, तब तक इलॉन मस्क की एक सैटेलाइट सामने ही आ जाती, तो इससे लाइट कैसी होती है, थोड़ी प्रभावित होती है, तो ये एक समस्या आती है। वायुमंडलीय प्रभाव पड़ता है, निष्क्रिय उपग्रह जो होते हैं को अब वो आसपास घूमते रहते हैं, तो उससे क्या होता है और समस्या आती हैं। तो निष्क्रिय उपग्रहों को जलाने की प्रक्रिया से पृथ्वी के वायुमंडल में रासायन भी बदलता है, क्योंकि ये जला देते हैं जो खराब सैटेलाइट होती है इलॉन मस्क।
इसके बाद अत्यधिक मौसम खराब होने से इंटरनेट कनेक्शन प्रभावित हो सकता है, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में है। पर सोचो क्षोभ मंडल में बहुत ज़्यादा मौसम खराब हो जाए, नॉर्मल में कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी तो सिग्नल तो ऊपर से आ रहे हैं उससे, तो वो सिग्नल अवरोध हो सकते हैं। तो ये हमने देखा, इससे संबंध में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगला है क्वेश्चन हमारा OCI को लेकर। तो भारत गए हैं, मतलब भारतीय प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, वो गए हैं मॉरिशस के समकक्ष से, मतलब उनकी भेंट हुई है। तो उन्होंने उन्हें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड दिया। वैसे ओवरसीज नाम क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज का मतलब है भारत के जो मूल के जो व्यक्ति हैं विदेशों में रह रहे हैं, मतलब जिनका कुछ जुड़ाव पारंपरिक रूप से भारत से था पर वो आजकल विदेश में है, नागरिक भी हैं विदेश के, तो ये होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भारत के, अब मॉरिशस तो हम जानते हैं, मॉरिशस हुआ यहाँ के तो पूरे निवासी भारतीय प्रवासी ही हैं, जो कई 100 सालों पहले जो अंग्रेज़ों ने ले जाके वहाँ मजदूरी के लिए बसा दिया था। तो 2024 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री की 7वीं पीढ़ी तक OCI कार्ड की सुविधा प्रदान दी गई थी। मतलब उन्हें क्या दे दिया है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं कि 7वीं पीढ़ी तक उन्हें सबकी पीढ़ी को दे दिया गया OCI कार्ड, आगे मिलता रहेगा। अब मेन बात है कि ये तो मिल गया, अभी दे दिया, OCI है क्या। तो OCI 2005 में अंतर्गत 2005 में नागरिकता का संशोधन अधिनियम आया था। कौन सा संशोधन किया था, 1955 में। तो पहले 1955 में नागरिकता का एक अधिनियम आया था, उसे 5 में संशोधन कर दिया गया था। फिर 15 में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड को OCI योजना में विलय कर दिया गया था। एक हुआ करता था PIO पहले, उसे भी अब OCI में विलय कर दिया गया है। अब मेन है OCI कार्ड की पात्रता। वे पात्र होंगे जो 26 जनवरी 1950 के समय या उसके बाद, 1950 के समय या उसके बाद भारत के किसी समय भारत के नागरिक हों, या तो 1950 के आसपास या उसके बाद भारत के नागरिक होने चाहिए। 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक बनने योग्य हों, या तो योग्य होने चाहिए, भारत का हिस्सा थे पहले वो, 1947 के बाद भारत का हिस्से में बने किसी क्षेत्र से संबंधित थे, या फिर मतलब अयोग्यता क्या है, कोई व्यक्ति या उसके माता पिता दादा दादी पाकिस्तान बांग्लादेश में चले जाएं, तो क्योंकि देखो ये दोनों देश हैं जो भारत से बने हैं, अगर हम OCI दे देंगे तो इनके तो हर एक नागरिक OCI का आधार कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के सभी लोग भारत से ही संबंधित रहे हैं ऐतिहासिक रूप से, तो इन्हें तो नहीं दिया जा सकता। बाकी अगर कोई भी नागरिक है, तो जैसे भारत में पूर्वज, जिनके पूर्वज भारत से जुड़े उन्हें OCI मिल सकता है। तो प्रवासी भारतीय नागरिक, नाम ही है ना ओवरसीज, तो ओवरसीज का मतलब है जो प्रवासी भारतीय हैं। तो प्रवासी मतलब जिनके विदेशी में आजकल रह रहे पर पूर्वज भारतीय होंगे, तो उन्हें ये मिल जाता है। लाभ क्या होंगे, आजीवन आराम से आ सकते हैं भारत में, बीज मतलब बिना वीजा के, कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं, ऐसे पूरा कार्ड डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता था, इन्हें कोई बनवाने नहीं। पुलिस रिपोर्टिंग से छूट होती है, ऐसे कोई भी विदेशी या भारत में आता है तो उसे पुलिस को रिपोर्ट करना होता है समय समय पर, इन्हें कोई नहीं करना। NRI के समान अधिकार होते हैं। NRI कौन होते हैं, NRI तो नॉर्मल होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे गाँव शहरों में कोई ना कोई व्यक्ति विदेशों में, कहीं UAE में या फिर UK में या अमेरिका में लोग होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, केवल भारत के ही नागरिक हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें कहा जाता है NRI। तो वित्तीय, आर्थिक और शैक्षणिक सेम अधिकार मिलेंगे इन्हें जो NRI को होंगे, लेकिन कृषि और भूमि नहीं खरीद सकते हैं, बागान भूमि, जो ओवरसीज सिटीजन, क्योंकि अब हैं तो विदेश के ही नागरिक, तो कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं। तो यह, और कार्ड को क्या अधिकार नहीं मिलते, वोट नहीं दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि NRI तो वोट दे सकता है भारत में आके, पर ये नहीं वोट दे सकते क्योंकि विदेश के नागरिक। संवैधानिक पद पे नहीं जा सकते, मतलब चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव तो वही लड़ सकता है जो भारत का नागरिक होगा, तो वही है। प्रोटेक्टेड एरिया में जाने पर इन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी, तो ऐसे कोई विशेष क्षेत्र में जा रही है तो इन्हें नागरिकता, मतलब इन्हें क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी। लाभ क्या हो जाएंगे, असीमित समय तक भारत में रहेंगे, तो असीमित समय तक भारत में रह सकते, यात्रा कर सकते हैं। बिजनेस की संबंध में संपत्ति क्या खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं, बिजनेस हो या नॉर्मल संपत्ति, बस कृषि की नहीं खरीद सकते हैं। शिक्षा के लिए भारत में आ सकते, बिल्कुल जैसे भारतीय लोग शिक्षा ग्रहण करते वैसे ही इनका ही है। वोट नहीं दे सकते, सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते, ये देखा। अगला है UAPA, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट जो होता है, इसे कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। तो अनलॉफुल मतलब ऐसे काम करना जो गैर कानूनी हो, तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम आया था 1967 में। तो UAPA की पहली बार फुल फॉर्म पता हो, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, और हिंदी में हम क्या याद रखेंगे, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967। अब होता क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है अपना गृह
मंत्रालय उसने जम्मू कश्मीर के एक संगठन को UAPA 67 के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया और 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो सरकार के खिलाफ कोई भड़काऊ भाषण दे, सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे, लिखे, हिंसा फैलाने की साजिश करे, पुलिस उसे पकड़ने की मतलब ऐसी चीज़ें करे तो पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है UAPA के अंतर्गत। कैसे, पर ये होनी कैसे चाहिए, आतंकवादी जैसी घटनाएं होना चाहिए। तो आतंकवाद विरोधी कानून है, मतलब ऐसा नहीं है भड़काऊ भाषण नॉर्मल वाला हो, वैसे तो हमारे नेता लोग और हम लोग देते ही रहते, मतलब आतंकवाद जैसा कुछ ना होना चाहिए। तो आतंकवाद प्रभावित होना चाहिए क्षेत्र में। इसके बाद है कि UAPA जो है 67 में आया था। मकसद क्या था इसका, संप्रभुता, एकता, अखंडता बनी रहे। तो क्या बनी रहे, संप्रभुता और अखंडता और सुरक्षा बनी रहे भारत के लिए। और आतंक किसी भी व्यक्ति, अब पिछले वर्षों में एक प्रभाव क्या हुआ था, चेंज हुआ था कि कोई व्यक्ति हो उसे भी अब आतंकवादी घोषित UAPA के अंतर्गत लाया जा सकता है। पहले क्या था कि अगर पूरा आतंकवादी संगठन है उसे आतंकवाद कहा जा सकता था, अब एक व्यक्ति भी है उसे भी आतंकवाद की श्रेणी में शामिल कर दिया गया था पिछले कुछ वर्ष में। तो 67 हमने देखा हुआ क्यों था, 66-67 में भारत में नक्सलवादी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो उसे ही रोकथाम के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट आ सकता है क्यों हुआ था। तो नक्सलवादी आंदोलन जो हुआ था उस आंदोलन को रोकने के लिए, क्योंकि इसी टाइम तो हुआ था 66-67, हमने 2 बार ये आर्टिकलों में देखा भी है जो नक्सलवाद वाला एरिया। उसके बाद उद्देश्य क्या है इसका, व्यक्ति और संगठन दोनों को गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है जो सरकार के विरोध में जाएंगे, तो ये चीज़ रहेगी। तो क्या है कि अब 2-3 चीज़ें पूछ ले, यहाँ पे जो व्यक्ति वाली चीज़ है ये 2019 से जोड़ा गया है। कब से, 2019 से। 2019 के बाद व्यक्ति को भी आतंकवादी कहा जा सकता है। तो जो व्यक्ति होगा उसे क्या कहा जा सकता है, आतंकवादी कहा जा सकता है। तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। उसके बाद पहले नहीं, अब इनकी जांच कौन करता है, तो जांच करता है NIA, जो इनका जांच करेगा सरकार की अनुमति से। तो ये हमने देखा। अब 2019 में अभी देख ही लिया, ये वाला आतंकवादी घोषित किया गया है। UAPA के अंतर्गत शक्तियाँ क्या हैं, तो आतंकवादी गतिविधियों वाले संगठन को प्रतिबंध जैसा कि अभी लगाया गया, विशेष जांच करवाई जा सकती, कठोर दंड दिए जा सकते हैं इन्हें। तो ये चिंताएं क्या होती, कभी कभी सरकार मनमाने तरीके से गलती से लगा देती है, ऐसे आरोप लगते हैं। तो मानवाधिकार संगठन जो भारत के वो आरोप लगाते हैं। अब हमें ये नहीं समझना है अभी कि ये चीज़ें सही हैं, ये डिसाइड करना किसका काम है, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये देखेंगे। पर मानवाधिकार जो संगठन होते हैं वो कहते हैं कि UAPA के तहत कई बार कठोरता से उन जैसे दबा दिया जाता है कुछ मुद्दों को या कुछ लोगों को या कुछ संगठनों को। तो ये वाली चीज़ कहते हैं जो संगठन है। उसके बाद है मानवाधिकार। इसके बाद राजनीति का दुरुपयोग का आरोप लगता है। कई बार कहा जाता है कि सरकार क्या करती है, राजनीतिक जो विरोधी लोग होते हैं उनके खिलाफ UAPA का यूज़ कर देते हैं। तो ये वाली चीज़ हमने देखा, निष्कर्ष हमने देख ही सकते हैं। तो UAPA भी मेंस का क्वेश्चन है, इसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि UAPA के कानून कहाँ तक आज वर्तमान में प्रासंगिक रखते हैं। तो प्रासंगिकता क्या है उनकी, एक तो ये याद रख सकता है, और उनके लिए चुनौतियाँ या कमियाँ क्या हैं, तो ये संबंध में आ सकता है। तो प्रासंगिकता क्यों जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, भारत में आतंकवादी गतिविधियों पर रोकथाम कम हो जाएगी, और अगर ज़्यादा करते हैं तो मानवाधिकार उल्लंघन भी होता है कई बार। तो ऐसे करके हमें ये क्वेश्चन फ्रेम करना है। इसके बाद है एक वेंचर कैपिटल फंड। तो वेंचर कैपिटल फंड में निवेश में वृद्धि हुई है, तो 43% वृद्धि हुई है भारत में वेंचर कैपिटल फंड की। तो क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास एक स्टार्टअप आइडिया है, हमारे पास एक स्टार्टअप का आइडिया है, और हम एक ऐसा जूता बनाएं, एक मान लो कोई एग्जांपल, एक ऐसा जूता बनाएं जो अपने आप उसके फीते बंध जाएं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा हमने बना भी लिया है, और इससे क्या हो, पर इसे बनाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, लाखों रुपए चाहिए। तो लाखों करोड़ों रुपए की ज़रूरत। बैंक से लोन लेना नहीं चाहते हम, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर बिजनेस डूब गया तो बैंक को तो देना पड़ेगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, कहाँ से लेंगे, तो हम लेंगे वेंचर कैपिटल से। अब ऐसा क्या है कि ये बैंक से अलग है वेंचर कैपिटल, तो वेंचर कैपिटल एक तरीके की फंडिंग होती है जिसमें जो निवेशक होते हैं वेंचर कैपिटल वाले, वो स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, उनका काम ही होता है स्टार्टअप में पैसा लगाना। ये क्या करेंगे, ये कंपनी की जो इक्विटी होती है वो खरीद लेते हैं, मतलब एक तरीके से एक कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, इक्विटी।
तो कंपनी के शेयर खरीद लेंगे, इक्विटी। अब कंपनी के एक शेयर खरीद लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, अब ये लोग कंपनी से जुड़ जाएंगे एक तरीके से। अब कंपनी से अगर ये जुड़ जाएंगे तो ये कंपनी का भला भी तो सोचेंगे, कंपनी के लोगों को सजेशन करेंगे, ऐसे मार्केटिंग करो, ऐसी चीज़ें करो। बैंक तो ऐसा कुछ मदद करेगी नहीं। तो ये चूँकि कंपनी से जुड़े होते हैं तो ये टेक्निकल क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में, नए इनोवेशन में, बिजनेस में ये लोग आते हैं। तो इनके पास कई सारे इनोवेशन होते हैं, लोग समझदार होते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां वेंचर कैपिटल का काम करती हैं। तो भारत में इसकी फंडिंग बढ़ी है। तो अभी कुल निवेश कितना चल रहा है 24 में, 13.7 बिलियन डॉलर चल रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने देखा है एक निजी इक्विटी का एक रूप है जिसमें स्टार्टअप, छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता दी जाती है और कैसा दीर्घकालिक लाभ मिलता है, इससे कैसा दीर्घकालिक विकास हो सकता है और इन्हें नवाचार वगैरह में भी यूज़ होता है। कैसे काम करते हैं, वेंचर कैपिटल वाले जो लोग होंगे लगाएंगे वो इक्विटी खरीद लें। अब सोचो कंपनी अगर अच्छा करेगी तो इन्हें भी तो बहुत फ़ायदा होगा। मान लो इन्हें शेयर लिया था तब कंपनी का शेयर 10 रुपये के आसपास था, हालांकि ये तो उनमें भी शेयर लगाते जो भी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, पर हम एग्जाम्पल के में समझ रहे कि मान लो वो कंपनी का उनने अनुमान लगाया कि 10 से ज़्यादा इसकी वैल्यू अभी है नहीं है, तो उनने 10 में खरीद लिया। व्यक्ति ने क्यों दे दिया इन्हें शेयर, कुछ 10% मान लो या 5%, 1%, क्यों, क्योंकि ये कंपनी अभी चलेगी नहीं जब तक फंड नहीं आएगा। तो इसमें मान लो 1 लाख रुपए ने लगाया, अब हुआ क्या, कुछ समय के बाद ये 10 वाला 100 पहुंच गया, तो इस कंपनी में जो कैपिटल वेंचर है उन्हें तो फ़ायदा होने लगेगा। तो क्यों ना आप सोचो ये कैपिटल वेंचर वाले लोग ज़्यादा कंपनी को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि ज़्यादा कंपनी बढ़ेगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, जबकि बैंक को ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से हमें ये याद रखना है कि केवल धन ही नहीं देते बल्कि अपना अनुभव, नेटवर्किंग, सारी चीज़ें लोगों को समझाते हैं जिस कंपनी में ये रुपए लगाते। महत्व क्या होता है, नवाचार। अगर मान लो कल को हम लोग क्या करें, एक नई कंपनी स्टार्ट करें, अब हमें तो पता नहीं है उस कंपनी के बारे में, मतलब हमने जो इनोवेशन किया वो तो हमें जानकारी, पर मार्केटिंग कैसे करनी है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते, विदेशों में कैसे पहुंचाना है, मार्केट में कैसे निकालना है रुपए, तो ये सारी चीज़ें इनसे हम सीख सकते हैं। रोजगार का सृजन, अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, ये सारे इसके फ़ायदे हैं। अब ये आपको एक क्वेश्चन करना है यूपीएससी का अटेम्प्ट, तो ये देखना है। इसके बाद है चागोस आइलैंड। जो चागोस आइलैंड का भारत का समर्थन, तो भारत ने मॉरिशस के चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता के दावे का समर्थन किया है। अब समझते हैं चागोस आइलैंड क्या है। तो अब सोचो एक जगह मॉरिशस है एक देश, तो ये है मॉरिशस और ये है चागोस आर्कोपेलागो, और यहीं पे एक और जगह है वो है डियागो गार्सिया, इधर की तरफ वो कौन सा है, डियागो गार्सिया, जो 3-4 जगह फेमस चलती हैं इस एरिया में। ये इस एरिया तो समझ में आ ही रहा होगा, हिंद महासागर से हम चलेंगे तो ये मालदीव वाला एरिया है, जिससे हमारी कुछ अभी तनातनी हुई थी, फिर बाद में नॉर्मल हो गया था। तो मालदीव में ही तो हमारा टूरिज्म का क्षेत्र आता है, तो ये वाला देखा। तो यहाँ पे मुइज़ू जो यहाँ के राष्ट्रपति थे, इसके नीचे ही डियागो गार्सिया मिलेगा। ऊपर अगर लाइन पूछ ले तो ये क्या है, ये लाइन कौन सी है, 0 डिग्री वाली लाइन है, और नीचे कौन सी मिलेगी, मकर रेखा वाली लाइन। बीच में है चागोस आइलैंड और मॉरिशस आइलैंड। तो मॉरिशस तो देश ही है, तो मॉरिशस एक देश हुआ करता था। इस चागोस आइलैंड में पहले मॉरिशस के लोग हुआ करते थे। 65 में क्या हुआ, 1965 की बात करें, 65 में क्या हुआ कि ब्रिटेन ने इस मॉरिशस आइलैंड से अलग कर दिया, ब्रिटेन ने इसे मॉरिशस से चागोस आइलैंड को अलग कर दिया। और 66 में यहाँ पे क्या किया, अमेरिका का मिलिट्री बेस बनवा दिया, लोगों को यहाँ से एक तरीके से निकाल दिया गया और मिलिट्री बेस बनवा दिया। किसने किया, ये ब्रिटेन ने किया, क्योंकि ब्रिटेन का इस पर अधिकार हुआ करता था। हालांकि ये मॉरिशस कहता है ये कि हमारा है क्योंकि हमारे लोग यहाँ रहते थे। तो इसी का एक चागोस आइलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है, आइलैंड, मतलब ये तो आर्किपेलागो है, मतलब इसमें कई सारे आइलैंड हैं छोटे छोटे। इनमें से ही जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसी का नाम क्या अभी मैंने बताया, जो नाम है डियागो और गार्सिया। तो डियागो और गार्सिया इसी चागोस आर्किपेलागो का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो लार्जेस्ट इसका क्या है, आइलैंड जो है वो डियागो गार्सिया है। अब इन्हीं पे अब मॉरिशस दावा करता है, तो मॉरिशस दावा करता है, भारत ने अब सपोर्ट कर दिया कि हाँ ये मॉरिशस के, हालांकि अभी संधि हुई है मॉरिशस को के साथ ब्रिटेन की, उन्होंने कहा 99 साल के बाद ये दे देंगे डियागो। तो ये वाली चीज़ अभी चल रही है। मेन बात है कि चागोस अभी दे नहीं रहे हैं ब्रिटेन और अमेरिका, तो भारत ने कहा ये मॉरिशस के ही है। तो ये हमने चीज़ें देखी, भारत ने इसका सपोर्ट कर दिया है कि मॉरिशस से, क्योंकि हमारे अच्छे संबंध भी रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें
इसके बाद अगला इसी के बारे में देखें तो 1814 में चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस के साथ ब्रिटेन को सौंपा गया था। मतलब चागोस द्वीप समूह को सौंप दिया गया था। मतलब इनके बीच तब उपनिवेश हुआ करते थे, तो ब्रिटेन ने थोड़ा अधिकार कर लिया, जैसे भारत में हुआ करता। 65 में क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया ओशियन टेरिटरी के रूप में ब्रिटिश प्रशासन के अधीन इसे रखा गया था, क्योंकि ब्रिटेन का पूरे एरिया में अधिकार हुआ करता था, तो ब्रिटेन का अधिकार हुआ करता था। 65 में से ब्रिटेन के अधिकार में रखा। 68 में मॉरिशस की स्वतंत्रता के बावजूद, 68 में मॉरिशस तो स्वतंत्र हो गया, पर ब्रिटेन ने इसे अब नहीं छोड़ा। मॉरिशस से स्वतंत्र हो गया इससे, पर ब्रिटेन ने इसे डियागो गार्सिया और चागोस इन्हें नहीं छोड़ा था। 24 में अभी क्या हुआ है, यूके और मॉरिशस के बीच अभी मैंने बताया समझौता हुआ है, तो चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता लौटाई तो है, पर वो अभी 99 साल ले लेंगे। मतलब ये कह दिया थोड़ा अधिकार रहेगा, बाकी अभी पूरी तरीके से ख़त्म बाद में करेंगे। भारत का रोका है, भारत यूएनजी और आईसीजे मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें मॉरिशस के दावे का समर्थन करता है, तो ये वाली चीज़ है। अगला है हाइपरटेंशन से। तो हाइपरटेंशन मतलब वही ब्लड प्रेशर वाली समस्या। तो 75-25 पहल पूछ लेगा, इतना बस इम्पोर्टेंट है, इतना पूछेगा। 75/25 क्या पहल है ये। तो अब इसमें पूछेगा 2025 तक कुछ करना है, 75 तक विकसित भारत करना है, तो ऐसी चीज़ें देगा वो कुछ ना कुछ। अब हमें क्या याद रखना है इसका क्या है, तो ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ नियंत्रण से संबंधित 25-75 पहल है। हाइपरटेंशन से क्यों है, 42 मिलियन लोग हैं, मतलब लगभग आधा तो भारत हाइपरटेंशन से ही ग्रसित रहता है, तो ये वाली चीज़ है। 25 मिलियन लोग किससे संबंधित हैं, डायबिटीज़ से हैं। तो हाइपरटेंशन डायबिटीज़ इन सबको मिला दो तो भारत में ज़्यादातर बड़ा समूह इनसे पीड़ित रहता है, तो उन्हीं के लिए एक योजना आई है, उसी का नाम क्या है, 75-25। तो हमें ये याद रखना है। इसके बाद है बिल्स ऑफ जो है लेडिंग विल। तो बिल्स ऑफ लेडिंग विल का मतलब क्या हुआ कि सोचो कि तुम्हें दुबई जाना, दुबई गए वहाँ पे, तो भारत से दुबई को 100 टन चाय की पत्ती भेजी जाती है। तो 100 टन कहाँ से, मान लो एग्जाम्पल के रूप में भारत है, भारत से हमें कहाँ जाना है, अरब कंट्री में। अरब कंट्री में इधर कौन सा है, दुबई। तो भारत ने दुबई को 100 टन चाय की पत्ती भेजी है। चाय का कंटेनर जहाज यहाँ पर लोड किया गया, दुबई में पहुँचा। दुबई में पहुँचने के बाद कैसे साबित होगा कि ये जो माल जो भेजा गया है वो सही सामान है और भरोसे के लायक है, मतलब पक्का है, जो यहाँ से भेजा गया वही है। तो इसी का नाम होता है बिल ऑफ लेडिंग विल। तो बिल ऑफ लेडिंग जो होता है ये यही है, BOL जैसे कहते हैं, कि भरोसा वाली चीज़ हो जाएगी। तो ये कानूनी दस्तावेज होता है, क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कानूनी दस्तावेज है। यह प्रमाणित करता है कि माल एक दूसरे जगह पर भेजा जा रहा है। इसमें क्या होगा, जो शिपिंग कंपनी होगी, कौन सी शिपिंग कंपनी, माल भेजने वाले जो एक्सपोर्टर होंगे और प्राप्तकर्ता। अब देखो एक भेजने वाला होगा, बीच में माल लेके कौन जा रहा था, एक शिप से, तो शिपिंग कंपनी होगी। प्राप्त करने के वाले के बीच में, तीनों के बीच में, जो प्राप्त करेगा, जो ले जाएगा और जो भेजेगा, इन तीनों के बीच एक अनुबंध होता है, समझौता होता है। चाहे इसमें समुद्र से जाए, चाहे हवाई से जाए, चाहे सड़क से जाए, इनके बीच एक समझौता होता है। तो इसमें एक रिसीट मिलती है, तो रिसीट मतलब रसीद मिलेगी, और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक टाइटल होता है स्वामित्व। तो रिसीट में क्या होता है, साबित करता है कि माल शिपिंग कंपनी को सौंपा गया था। तो हमने मान लो यहाँ से एक माल इस किसी शिप में रखा और हमने एक रसीद दे दी। अब रसीद से साबित हो गया कि माल हमने शिपिंग कंपनी को सौंप दिया। जैसे हम पोस्ट ऑफिस में कुछ भेजने जाते हैं तो हमें रसीद देता है ना, तो हमने ये पोस्ट वाला ये क्या करेगा, शिप वाला हमें एक रसीद देगा कि माल शिपिंग कंपनी को सौंप दिया गया। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में शिपिंग कंपनी और माल मालिक के बीच एक समझौता होता है। फिर एक आता है टाइटल स्वामित्व, यह बताता है कि माल असली मालिक कौन है। और आयातक बिना समस्या के अपना, मतलब जब आयातक होगा, जिसे मिलेगा, आयात करेगा, उसे पता चल जाएगा उस रसीद से कि हाँ इन्हीं को सौंपा गया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बिल्स ऑफ लेडिंग के बारे में। तो यही है कि अभी मतलब अपने संसद भवन में अभी लोकसभा में ये दोबारा से बिल पारित किया गया है। तो याद क्या रखना, एक ऐसा ही नया बिल पारित किया गया है, क्योंकि अभी तक जो हमारा चल रहा था ना, इंडिया बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट 1856 का चल रहा था। अब इतना पुराना है, कुछ चेंज आए हैं समय के साथ, तो इस वजह से नया आया है। तो हमें ये भी समझ लिया है होता क्या है, केंद्र सरकार को कार्यान्वयन के निर्देश जारी करने का अधिकार होता ही है। अब केंद्र को ही तो होगा, ही इंटरनेशनल व्यापार हो रहा है। रिपील और सेविंग क्लॉज जोड़कर पुराने नियमों को हटा दिया गया, तो रिपील कर दिया गया, अलग कर दिए गए हैं कुछ
कुछ पुराने जो नियम हुआ करते थे। नए विधेयक की आवश्यकता क्यों? क्योंकि अब देखो हम वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ रही, तो हमें नए कानून चाहिए कि नहीं। शिपिंग प्रक्रिया को आसान बना देना है, पहले कठिन हुआ करता था। कारोबार को सुगम कर देना है, स्पष्ट होना चाहिए जो भेजने वाला है प्राप्त करने वाला है। तो चीज़ें अब 1856 सोचो 19वीं 20वीं सेंचुरी से बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। तो ये अगला है जीन एडिटिंग। तो कल भी हमने जीन के संबंध में एक आर्टिकल देखा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि एपिजेनोम विधि आई थी जीन की, जो कल हमने यही आर्टिकल देखा था एपिजेनोम विधि। इसमें क्या कर रहे थे हम, जीन को एडिट नहीं कर रहे थे, काट नहीं रहे थे, केवल उसे हम ऑन और ऑफ कर रहे थे। उसी से संबंधित, अब इससे संबंधित नहीं, केवल हमने याद कर लिया इसे। अब एक जीन एडिटिंग का एग्जाम्पल आ गया। कल हमने जीन एडिटिंग पढ़ा था, आज हम उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। होता क्या, एक बार टॉपिक हो जाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब ये जीन एडिटिंग पता है तो अब समझ में आ जाएगा हुआ क्या। तो पहले हम तब भी थोड़ा समझ लेते। जीन एडिटिंग सोचो कि मानव जो है महामानव या सुपर पावर बन सकता है। तो महामानव जैसे हो सकता है, तो महामानव बन सकता है, सुपरमैन टाइप का बन सकता है। क्योंकि हम कैसे होंगे ये कौन डिसाइड करता है, हमारी जीन डिसाइड करती है। तो सोचो अगर जीन को ही एडिट कर दिया जाए, हमें ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति की जीन ऐसी है कि वो नॉर्मल है, कि वो कम लंबा होगा, तो उसकी जीन को एडिट कर दो, ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी हर एक चीज़ में एडिट किया जा सकता है, तो इसे कहते हैं जीन एडिटिंग। अब अभी क्या हुआ है, जीन एडिटिंग का एक केला डेवलप किया गया। रोज़ ही कुछ ना कुछ होता ही है। तो अभी केला डेवलप हुआ है ब्रिटेन में। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ, तो ब्रिटेन में हुआ है। इस केले की विशेषता क्या है कि अभी जब हम जो केला देखते हैं वो समय के साथ जब वो वाहन में जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह टकराता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है ना। पहले हरे से पीला होता है, फिर वो भूरे टाइप का, मतलब काले टाइप का सा होता है, ग्रे टाइप का हो जाएगा। तो ये ऐसा कलर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यह प्रक्रिया एथिलीन हार्मोन के कारण होती है। जब वो समय के साथ इसमें एथिलीन हार्मोन के कारण ये चेंज हो जाता है कलर इसका, केले का। तो एथिलीन नामक एंजाइम से जुड़ा जो जीन होता है वही तो जीन सक्रिय करता होगा इसे। अब क्या होगा नए में, इस जीन को ही हम निष्क्रिय कर दिया हमने जीन एडिटिंग के द्वारा। अब सोचो केला है वो भूरा ही नहीं पड़ेगा, मतलब केला जो खराब टाइप का सा लगता है ना, वो केला वैसा पड़ेगा ही नहीं काफ़ी ज़्यादा समय तक के लिए। तो अब केला ज़्यादा समय टिक जाएगा। तो ये देखा हमने केले के संबंध में, कहाँ हुआ, ब्रिटेन में। अगला है LPAR। मतलब है क्या ये, अब सोचो अभी तक हम क्या करते हैं, कभी हमें सुरक्षा करनी हो तो हम एक कैमरा लगा देते हैं ना। तो हमने एक कैमरा लगा दिया, मान लो अगर बॉर्डर है भारत और चाइना का बॉर्डर, तो चाइना ने यहाँ पे क्या कर दिया, हो सकता है बहुत सारे ऐसे ऊपर टावर लगा के मान लो कैमरा लगा दिया। हालांकि सैटेलाइट यूज़ करते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं ऐसे। तो हमने मान लो चाइना ने कई सारे ऐसे कैमरे लगा दिए। अब कैमरे इधर कोई व्यक्ति गया, कैमरा इधर घूम के देख लिया, क्योंकि कैमरे में सेंसर लगे होते, इधर उधर देख लिया। पर चाइना अब और आगे निकल गया। चाइना ने एरे एक है जो LPAR भारत के बॉर्डर पर लगा दिया है, म्यांमार की सीमा के पास। तो लार्ज फेज्ड एरी रडार एक लगाया गया। ये रडार घूमेगा नहीं कहीं, 360 डिग्री जो घूमता है वो नहीं घूमेगा, पर ये 360 डिग्री के एरिया को स्कैन कर सकता है। तो ये एक शक्तिशाली रडार होता है जो हज़ारों इसमें एंटीना लगे होते हैं। तो इसमें हज़ारों क्या लगे होंगे, एंटीनाज लगे होते हैं। और वो एंटीना एक बीम क्रिएट करते हैं, बीम। और बीम किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। जैसे कैमरा किसी दिशा में मोड़ लेते हैं, इसमें एंटीना में बीम होगी, कैमरा नहीं है ना। वो जो लगाएंगे हम ये रडार, वो कहीं जाएगा, पर रडार में से बीम तरंगें निकलेंगी, वो चारों एरिया में मिसाइल को डिटेक्ट करेंगी, स्पेस सर्विलांस कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें से सिग्नल निकलते हैं। तो बस यही चीज़ है। तो एक समय में ही ये, एक ही समय में हवाई भी वैसे क्या होता है, कैमरा एक ही दिशा में तो देखेगा। अगर कैमरा मान लो इस दिशा में देख रहा है तो इस दिशा में तो नहीं देख पाएगा। ये क्या करेगा, जो लार्ज फेज्ड एरी रडार है, ये एक समय में ही, मतलब भारत अगर घुसपैठ कर रहा है, मतलब भारत क्या घुसपैठ करेगा, चाइना ही करता है। तो हम लोग मान लो पर अपनी सिक्योरिटी कर रहे हैं, पर चाइना हमारी सिक्योरिटी को क्या करता है, ब्रीच करने की कोशिश ही करता है। तो चाइना अपने इस एरिया में कई सारे ऐसे लगा रहा है, तो इससे वो हवाई जहाज पे भी, ज़मीन पे भी, सारे एरिया पे क्या करेगा, अपना मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी रख सकता है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। अब यहाँ पे जैसे भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, अगर कभी लड़ाई वगैरह होती है तो अगर हम मिसाइल छोड़ते हैं, चाइना भी छोड़ेगा, तो चाइना को हमसे पहले थोड़ा पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो ये कई लक्ष्यों को, मेन बात है कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, ये सबसे इसकी विशेष चीज़ है। तो वैसे क्या होता है, नॉर्मली हम एक लक्ष्य को करते हैं। कहाँ लगा दिया इसने, म्यांमार की सीमा पर म्यांमार की सीमा पर तो भारत के ही पास है वो एरिया। तो यही वाली चीज़ हमने देखा इसमें।
अगला है जलनाथेश्वर मंदिर, तो कहाँ पे है, तमिलनाडु वाले एरिया में। तो तमिलनाडु के रानीपेट जिले में थक्कोलम नगर में ये जलनाथेश्वर मंदिर है। तो यहाँ मंदिर में बाहरी दीवार पर कई मतलब ढह गई थी, जो बाहरी दीवार है वो वर्षा के कारण ढह गई है और मंदिर सरोवर खराब हो चुका है। तो यही एक मंदिर है वैसे, जो इमेज में यही मंदिर है। तो इसकी जो दीवार वगैरह है वो ढह गई है। अब यहाँ पे है क्या, जो जैसे ये तो इमेज है, तो इसमें जो मंदिर की दीवार ढह गई, आसपास वाला जो सरोवर है वो भी खराब हो चुका है। तो इस कारण से यहाँ पे, और 15 वर्षों से यहाँ जो ऐसे अभिषेक होता है ना, कुंभाभिषेक भी नहीं हुआ है, क्योंकि मंदिर की स्थिति खराब रहती है। यहाँ हमेशा मतलब जीर्णोद्धार की आवश्यकता बढ़ गई है, तो इस वजह से भी चर्चा में मंदिर चल रहा है। तो थक्कोलम को प्राचीन काल में अपराजित चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। चालुक्य जो राजा हुआ करते थे विमलादित्य, तो कौन से, विमलादित्य ने थक्कोलमाना तिरुबुरालुमपुरम नामक नाम दिया था इसे। उसके बाद विमलादित्य ने चोल सम्राट जो थे, राजराजा तुम पढ़ते हैं, प्रथम की पुत्री कुंदवई से विवाह किया था। तो कुंदवई जो हमने PS मूवी देखते हैं ना, पोन्नियिन सेल्वम, उसमें भी दिखाते हैं ये। तो कुंदवई से विवाह किया था किसने, विमलादित्य के चोल सम्राट के राजा जो हुआ करते थे, राजराजा प्रथम की पुत्री से। तो ये वाली चीज़ याद रखनी है। तो चालुक्य राजा का नाम याद रखना, विमलादित्य, और इन्हें संबंध इसके के साथ हुआ करते थे, चोल साम्राज्य के साथ। तो उन्होंने इसका निर्माण किया था। कब का था, तो चोल साम्राज्य 6th सेंचुरी के आसपास से दिखता है, 1000 के आसपास। तो इनकी जो हुआ करता था 6वीं सेंचुरी के आसपास पल्लव वंश द्वारा ये निर्मित हुआ था। चोलों ने इस मंदिर का विस्तार किया था, और वर्तमान में नायर वंश जो 16वीं सेंचुरी के आसपास था, उन्होंने इसकी संरचना को भी बना दिया था। यहाँ नदी कौन सी है, तो मंदिर कोस स्थलई नदी के तट पर स्थित है। तो कोस स्थलई नदी के तट पर स्थित है। भगवान किस भगवान का है, तो भगवान शिव का है। नाथेश्वर है ना, नाथ किसे कहते हैं, तो नाथ शिव को कहते हैं ना, तो नाथेश्वर ऐसे लगा सकते हैं हम याद। तो शिवलिंग के रूप में विराजमान भगवान है की संगिनी गिरिराज कन्निकांबल के रूप में पार्वती जी विराजमान है। तो शंकर जी का है, और शिवलिंग के साथ साथ पर कौन है, तो जो उनकी संगिनी है गिरिराज कन्निकांबल, मतलब पार्वती जी। तो ये है शिलालेख यहाँ पे। तो मंदिर में 51 शिलालेख हैं, जिनमें से कुछ पल्लव राजा अपराजित जो अभी देखा हमने उनके काल के। चोल के बारे में भी हमें प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। यहाँ पे मंदिरों में भूमि, स्वर्ण, बकरियाँ और इनमें अनुदान देने का ऐसे ऐसे पूरा मिला है, उस पर सब लिखा हुआ है कि किस किस ने यहाँ पे क्या क्या अनुदान दिया, क्या क्या चीज़। वास्तुकला कौन सी है, तो साउथ का है, तो गोपुरम वगैरह मिलेगा ही। गोपुरम जो प्रवेश द्वार जो एंट्री का होता है, तो वो है। मंदिर में सभी वेदियाँ जो होती हैं आयताकार होती हैं। वेदियाँ मतलब जो यज्ञ करते हैं, तो वेदियाँ होती हैं आयताकार हैं, वो ग्रेनाइट दीवारों से ये वाला एरिया निर्मित है पूरा। तो ये है। इसके बाद है महत्व और पुनरुद्धार की आवश्यकता। तो क्षतिग्रस्त चूंकि हो चुका है, तो इसका ये है। दूसरा क्या है, क्षतिग्रस्त की संरचना को तो सही करना ही है। उसके बाद यहाँ पे कुंभाभिषेक जो होता है उसका अभाव चल रहा है, तो ये भी कमी आई है इस एरिया में। तो लोगों का ज़्यादा आवागमन नहीं है, साथ ही धरोहर संरक्षण के लिए भी यहाँ ज़रूरत है। इसके बाद अगला है आर्टिकल वुमेन जो कमीशन है। तो कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन CSW का 69वां सम्मेलन हुआ है। अब ये है क्या, संयुक्त राष्ट्र का महिलाओं की स्थिति के लिए आयोग है। मतलब जैसे यूनाइटेड नेशंस हर क्षेत्र में काम करता है, पर्यावरण में करता है और गरीबी में करता है, तो उनका महिलाओं के लिए भी तो कोई आयोग होगा यूनाइटेड नेशंस का। तो महिलाओं के लिए जो आयोग है उसी का नाम है CSW, कमीशन ऑन जो कमीशन स्टेटस ऑफ वुमेन के लिए। उसका 69वां सत्र का आयोजन किया गया है। कहाँ पे हुआ है आयोजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क में आयोजन हुआ 69 में। भारत से कौन गया था, भारत की केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, वो गई थी यहाँ पे। विषय क्या है, वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। और विशेषतः हम यहाँ पे बीजिंग डिक्लेरेशन के 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 1995 में क्या हुआ था, बीजिंग डिक्लेरेशन आया था महिलाओं के लिए ही, उसके 30 साल पूरे हो गए हैं महिलाओं से संबंधित, तो वो बातचीत होगी और ज़्यादा, तो यही है। अब अगर हम इस संगठन को देखें, तो इस संगठन की स्थापना है जो इकोसॉक, जो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक परिषद का एक आयोग है। तो सामाजिक परिषद जो पूरा यूनाइटेड नेशंस का, उसी के अंतर्गत ये एक संस्था है। बीजिंग प्लेटफॉर्म ने देखा, ये 89 देशों के द्वारा ये अपनाया गया है। लैंगिक समानता, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कहता है ये। 46 में ये प्रस्ताव के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी स्थापना CSW की, तो 1946 में हुई थी इसकी स्थापना। सदस्यता कौन है, तो 45
41 देश कुल इसके सदस्य हैं और जिन्हें 4 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। तो 4 वर्षों के लिए भारत 21 से 25 के लिए इसका सदस्य हो रहेगा। तो भारत अभी इसका सदस्य है। ये वार्षिक बैठक वगैरह हो ही रही है इसकी, तो होती है हर एक साल बैठक, जैसे इस बार कहाँ हो रही है, न्यूयॉर्क में। तो ये मुख्य उद्देश्य क्या है, वही लैंगिक समानता, नीति निर्माण और चुनौतियों का समाधान। किसके समक्ष, महिलाओं के समक्ष। तो मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये वाली चीज़ कि इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लैंगिक समानता, नीति निर्माण, मतलब नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन हो सके ये। अब अगला कोई आर्टिकल हमारा गेहूं के लिए। तो गेहूं में इस बार रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। तो अगर हम इस चार्ट को थोड़ा देखें तो हमें लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो पहला यूपीएससी का स्टेटमेंट क्या बन सकता है प्री में, कि गेहूं के उत्पादन में लगातार कुछ वर्षों से वृद्धि देखी गई है। तो ये सही हो जाएगा। फिर पूछे कि लगातार कई वर्षों से एक बार कम और ज़्यादा हुआ है, उत्पादन कम ज़्यादा होता रहा है, नहीं, लगातार क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है, थोड़ी वृद्धि ही क्यों ना हो पर वृद्धि हो रही है लगातार। तो इस बार क्या है, 24-25 में 115 मिलियन मीट्रिक टन का अनुमान पहुंच चुका है, जो पिछले से 2% अलग है। तो पिछले बार से हम कितना अधिक है, ये 2% अधिक आए हैं। तो कितना हो गया है, 115 मिलियन मीट्रिक टन, पहले 13 के आसपास हुआ करता था। भारत तो गेहूँ उत्पादन के बारे में देखें तो रबी की फसल है, अपने सर्दियों में ही तो होता है गेहूँ, अक्टूबर में बोया जाता है और जून से लेकर अब काटना स्टार्ट हो चुका है। तो यही मतलब अप्रैल के आसपास, 1 महीने के बाद कट जाएगा। और है भारत में चावल के बाद दूसरी सबसे अहम फसल है। तो गेहूं जो है ये याद रखना पहली नहीं है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है अन्न की। भारत में खाद्यान्न का प्रमुख चीज़ गेहूं ही होती है, स्पेशली उत्तर भारत में, दक्षिण में तब भी चावल ज़्यादा चलते हैं। गेहूं भारत की स्थिति देखें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से धान के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र अभी हमने देखा। इसके बाद अगर देखें कुल गेहूँ का उत्पादन 23-24 में हेक्टेयर जो भूमि है, क्षेत्र कितना है, 318 लाख हेक्टेयर। विश्व के शीर्ष 3 उत्पादक देश बताने तो भारत, अमेरिका और रसिया हैं। तो ये याद करना है जो मेन है, कि भारत कौन से नंबर पे है, भारत सेकंड नंबर पे। फर्स्ट पे कौन सा रहता है, अमेरिका हमेशा ही ज़्यादातर, चाहे नहीं हर चीज़ में। तो सेकंड नंबर पे भारत है, तीसरा पे कौन सा है, रशिया है, थर्ड नंबर पे। तीनों ही याद कर लेने। गेहूँ उत्पादन वाले प्रमुख राज्य अभी कौन सा है अपने आप बेस्ट में, तो उत्तर प्रदेश है, ये याद रखना। अभी की डेट में फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे पंजाब है। 3 ही याद रख सकते हैं। तो ये भारत कहाँ का निर्यात करता है, तो नेपाल, इराक, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया। मेन बात है नेपाल ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं, नेपाल। तो ये है। इसके बाद गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक दशाएं होती हैं, बुआई के समय टेम्परेचर 10 से 15 होना चाहिए, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होते होते बोया जाता है। कटाई के समय 21 से 26, जो कि अप्रैल में आ जाता है। तो ये वर्षा 100 के आसपास होनी चाहिए, 50 से 100 के सेंटीमीटर। अत्यधिक वर्षा फसल को नुकसान पहुँचाती है, तभी तो सर्दियों में होता है, वर्षा कम होती है। धूप और मौसम परिपक्व समय, उज्ज्वल धूप होना चाहिए। तो अभी जैसे कटेगा ये 1 महीने के बाद, तब तक धूप ज़्यादा हो ही जाएगी। फूल आते समय पाले के संवेदनशील होता है, मतलब जब पौधा उग रहा होता है सही से, तब पाला नहीं पड़ना चाहिए। ओलावृष्टि से फसल नष्ट हो जाती है। मृदा के प्रकार देखें तो दोमट मिट्टी जो होती है, मतलब लूमी और क्ले सॉइल, दोनों में, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी में ये होता है। पीएच कितना होना चाहिए, तो एग्रीकल्चर के पीएच वही 7 सबसे सही होता है, तो वही है 6 से 8 के बीच क्षारीय की स्थिति में होना चाहिए ये। तो ये देखा हमने, इसके संबंध में ये 4-5 MCQ हैं, तो ये आपको सॉल्व करने हैं। तो ये हमने देखा 13 मार्च का जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स थे।